हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, वो सब कंप्लीट हो गया था। ए टू जेड हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी की डिटेल फॉर्म में। ठीक है क्लास, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे सेलुलर एडाप्टेशंस। ठीक है, सेलुलर एडाप्टेशंस क्या होता है हम देखेंगे। तो हमारा जो सेलुलर एडाप्टेशंस का मतलब है कि जो सेल को अपने इन्वायरमेंट में या स्ट्रेस, इंक्रीज वर्कलोड, डिक्रीज वर्कलोड या हार्मोनल चेंजेस, तो ये हमारे न्यूट्रिशनल चेंजेस या क्रोनिक इनहेरिटेड फेस करना पड़ता है, तो क्या होते हैं सेल अपने साइज, नंबर और इसका स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी और फंक्शंस में चेंजेस करके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। सिंपली वर्ल्ड में देखें सेलुलर एडाप्टेशंस को, तो ये एक प्रोटेक्टिव एंड रिवर्सिबल रिस्पॉन्सेस हैं जिसमें सेल स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाए और इंजरी सीवियर ना हो तो सेल पेन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरफ वापस आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशंस की, तो सेलुलर एडाप्टेशंस इज आर रिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज, नंबर, phenotypes, metabolic activity or functions of cells in response to change in their environment। मतलब सेलुलर एडाप्टेशंस मीन्स स्ट्रेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में सेल का अपने साइज, नंबर और स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म या फंक्शंस को चेंज करना ताकि सेल रिवर्स कर सके। ठीक है, इसमें देखें कि वाई डज सेलुलर एडाप्टेशंस अकर्स नॉर्मली। हम इस कंडीशंस में सेल हेमाटोस्टैटिस मेंटेन करते हैं जब सेल के इन्वायरमेंट या वर्कलोड में चेंजेस हो जाते हैं। तो क्या होता है सेल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करते हैं। मेजर कॉजेज़ देखें तो इंक्रीज्ड वर्कलोड, जब किसी सेल या टिश्यू पर नॉर्मल से ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है तो सेल अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज में स्केलेटल मसल पर वर्कलोड इंक्रीज होता है तो मसल हमारे सेल का साइज इंक्रीज होता है जिसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। डिक्रीज वर्कलोड, जब किसी टिश्यू का यूज़ बहुत कम हो जाता है तो सेल को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और पेशेंट मेंटेन करने की नीड होती है। जैसे कि फ्रैक्चर के बाद लिम्ब को प्लास्टर में इमोबिलाइजेशन करने से मसल्स का यूज़ कम हो जाता है और मसल सेल स्टिक करती है जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। ओके, नॉर्मली हार्मोनल स्टिमुलेशंस की बात करें तो हार्मोनल्स और ग्रोथ फैक्टर्स सेल के ग्रोथ एंड पॉलिफरेशंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोनल स्टिमुलेशंस के कारण यूट्रस की स्मूथ मसल सेल्स इनलार्ज होती हैं। क्रोनिक इरिटेशंस की बात करें तो अगर किसी टिश्यू को लॉन्ग टाइम तक इरिटेशन मिलती रहे तो सेल अपने टाइप्स को चेंज करके मोर रेजिस्टेंस टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। क्रोनिक स्मोकिंग रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में स्क्यूमस मेटाबॉलिज्म होता है। न्यूट्रिशनल चेंजेस की बात करें तो अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा हो जाए तो सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, अगर टिश्यू को लॉन्ग पीरियड तक सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो हमारी सेल अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और
टिश्यू में एट्रोफी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अगर जो हम मेजर टाइप ऑफ सेलुलर एट्रोफीज की बात करें तो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया। ठीक है, ये 4-5 हैं जिसको, और डिस्प्लेजिया। तो ये हाइपरट्रॉफी ये साइज़ को इंक्रीज करते हैं, हाइपरप्लेजिया नंबर को इंक्रीज करते हैं, एट्रोफी साइज़ को डिक्रीज करते हैं, और मेटाप्लेजिया क्या होते हैं, सेल टाइप को चेंज करते हैं। ठीक है क्लास, सेलुलर एडॉप्टेशंस की 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। इसको समझने के, जैसे कि हमारा एट्रोफी है तो ये क्या है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनके साइज को डिक्रीज करता है। हाइपरट्रोफी में ये सेल के साइज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। हाइपरप्लेजिया ये सेल के नंबर को इंक्रीज करता है। मेटाप्लेजिया सेल टाइप को चेंज करता है। और डिस्प्लेसिया क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड ओरिजिनेशंस। ठीक है, तो अब हम जितने भी 5 पॉइंट्स लिखे उनको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। बात करेंगे एट्रोफी की, तो एट्रोफी इज़ अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स resulting in a decrease in the size and functional marks of a tissue or organs। मतलब कि एट्रोपी में सेल का साइज छोटा हो जाता है, जिसके रिजल्ट में अफेक्टेड टिश्यू या ऑर्गन का साइज और फंक्शंस कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है ना। फिर इसमें क्या होता है कि हमारा जो एट्रोपी होता है, एट्रोपी में मेनली सेल साइज डिक्रीजेस, ऑल दो सीवियर कॉजेस में सेल लॉस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का लेग फंक्शन फ्रैक्चर हो गया और लेग को सीवियर वीक तक प्लास्टर क्या होता है कि कोई भी पर्सन है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो पैर को क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 वीक तक प्लास्टर में इमोबिलाइज कर रखा जाता है। तो मसल्स का यूज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लेग लेस यूज़ और लो वर्कलोड और मसल्स सेल श्रिंक हो जाती है। जो मसल्स की सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और मसल्स एट्रोफी हो जाता है। किस कारण होता है एट्रोफी? एट्रोफी के इम्पॉर्टेंट कॉजेस भी हैं, जैसे कि डिक्रीज वर्कलोड। जब किसी टिश्यू को नॉर्मली जितना वर्क करना चाहिए उससे कम वर्क करना पड़े, ठीक है, तो क्या होगा कि तो हमारी जो सेल का साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट, तो स्केलेटन मसल्स हमारी जो क्या हो जाएंगी, एट्रोफी हो जाएंगी। जैसे कि अगर मसल्स को लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं किया जाए तो हमारी मसल्स मास ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे कि प्लास्टर्स इमोबिलाइजेशन या मसल्स यूज डिक्रीज, मसल्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो है डिक्रीज एट्रोफी। लॉस ऑफ नर्व सप्लाई की बात करें तो मसल्स को प्रॉपर नर्व स्टिमुलेशन नहीं मिलने पर मसल्स एट्रोफी डेवलप कर सकते हैं। इसको डिनर्वेशन एट्रोफी कहते हैं। नर्व्स इंजरी, लॉस और न्यूरल स्टिमुलेशंस मसल एट्रोफी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। अगर टिश्यू को लॉन्ग टाइम तक एडिक्यूटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इनएडिक्वेटेड न्यूट्रिशन, सीवियर मल्टीन्यूट्रिशन स्पेशली प्रोटीन डिफिशिएंसी से मसल्स और अदर्स टिश्यू का मास डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशंस, कुछ टिश्यू नॉर्मल साइज मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। हार्मोनल स्टिमुलेशन डिक्रीज होने पर एट्रोफी डेवलप हो सकती है। फिर हम बात करेंगे एजिंग। ये ओल्ड एज में कुछ ऑर्गन्स और टिश्यू में ग्रेजुअल रिडक्शंस इन सेल साइज एंड फंक्शन कैपेसिटी होती है। टाइप ऑफ एट्रोफी की बात करें तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस में सर्टेन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स का रीजनरेशन होना। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में ये डिसीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन के कारण होता है, जैसे कि डिसीज़ एट्रोफी या डिनर्वेशंस एट्रोफी, इस्कीमिया एट्रोफी, न्यूट्रिशनल एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोफी और साइलेंस एट्रोफी, ठीक है। अगर जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो रिड्यूस वर्कलोड नहीं करेंगे तब, न्यूट्रिशनल अच्छी से अच्छी डाइट नहीं लेंगे तब हो सकता है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तब होगा, या हार्मोनल स्टिमुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी डिक्रीज हो जाती है और प्रोटीन्स हमारे डिग्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और सेल कंपोनेंट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, सेल का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है और एट्रोफी हो जाता है, ठीक है। तो सेल हमारी अननेसेसरी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए एट्रोफी का प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इज़ आ इंक्रीज द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। क्या होता है, हाइपरट्रॉफी जो होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स रिजल्टिंग इन द इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड टिश्यू और ऑर्गन्स। मतलब कि हाइपरट्रॉफी में इंडिविजुअल सेल का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टिश्यू या ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। हाइपरट्रॉफी में मेनली सेल साइज इंक्रीज होता है और सेल नंबर नहीं, ठीक है। अगर जो हम इसके कॉज कारण की बात करें तो इंक्रीज द वर्कलोड इंक्रीज होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस, हार्मोनल स्टिमुलेशन और ग्रोथ फैक्टर्स भी। हाँ, क्या होता है, टाइप्स ऑफ एट्रोफी में फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ये नॉर्मल एंड बेनिफिशियल एडॉप्टेशंस होते हैं। स्केलेटल मसल्स, रेगुलर एक्सरसाइज में मसल्स पर वर्कलोड इंक्रीज होता है, जैसे कि एक्सरसाइज इंक्रीज द वर्कलोड, इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स साइज इंक्रीज और हाइपरट्रॉफी, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोस्ट्रोजेंस एंड अदर्स ग्रोथ सिग्नल्स यूट्रस की स्मूथ मसल सेल को स्टिमुलेट करती हैं। हार्मोन स्टिमुलेशन, यूट्रन स्मूथ मसल्स इनलार्जमेंट एंड हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर पैथोलॉजिकल्स हाइपरट्रॉफी की बात करें, ये नॉर्मल इंक्रीज्ड वर्कलोड के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन में हार्ट को ब्लड को हाइयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है, तो हाइपरटेंशन इंक्रीज द वर्कलोड ऑन हार्ट और कार्डियक मसल्स इनलार्ज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इंटेंसली, ये कंपल्सरी मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोलॉन्गेड हाइपरट्रॉफी हार्ट के फंक्शन को इन्वेंसली इम्पेयर कर सकते हैं। बात करेंगे जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हाइपरट्रॉफी की, तो इंक्रीज द वर्कलोड और हमारे मैकेनिज्म्स एंड हार्मोनल सिग्नल्स और इंट्रासेलुलर सिग्निफिकेंस पाथवे एक्टिवेशन, और फिर हमारा क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और सेलुलर इन ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, सेल साइज भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी हो सकता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया की बात करें तो हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया भी हमारा ये हाइपरप्लेजिया इज अ इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज अ सेलुलर पॉलीफरेशंस। हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर्स इंक्रीज होते हैं
बिकॉज क्योंकि सेल एक्टिवली पॉलीफ्रेशन डिवाइड करते हैं। हाइपरट्रॉफी सेल साइज इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया सेल साइज इंक्रीज। ठीक है, टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया की बात करें तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया ये नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के ड्यूरिंग होती है। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की बात करें तो ये हार्मोनल स्टिमुलेशन से सेल की पॉलिफरेशन इंक्रीज होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट ग्रेजुअली टिश्यू को ग्रोथ करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंपल्सरी हाइपरप्लेजिया में जब टिश्यू का कुछ पार्ट लॉस या डैमेज हो जाता है तो रिमेनिंग सेल पॉलिफरेशंस करके टिश्यू मार्क्स स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लीवर का प्रोटीन सर्जिकल्स रिमूव होने के बाद रिमेनिंग लीवर सेल पॉलिफरेशन करते हैं। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में ये एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशंस या ग्रोथ फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो एक्सेसिव और प्रोलॉन्गेड एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन से एंडोमेट्रियल सेल की पॉलिफरेशन इंक्रीज हो सकती है। बिगनिंग प्रोस्टैटिक्स हाइपरप्लेजिया जिसको हम BPH बोलते हैं, तो ये मेन प्रोस्टैटिक्स के स्ट्रोमल्स एंड ग्रेजुअल सेल्स कंपोनेंट्स की पॉलिफरेशन इंक्रीज होती है, जिससे स्टैटिक्स इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है, अगर जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें, हमारा हार्मोनल ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट होता है और सेल क्या होते हैं, सेल सिग्नलिंग इंक्रीज हो जाती है और सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाती है, DNA सिंथेसिस एंड डिवीज़न हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाती है और हाइपरप्लेजिया कॉज हो जाता है। ठीक है, मेटाप्लेजिया की बात करें, मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि हमारी मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल चेंजिंग इन विच वन मेच्योर डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप इज रैपिड बाय another mature different cell type that is the better able to tolerate a particular stress। मतलब मेटाप्लेजिया में एक मेच्योर सेल टाइप की जगह दूसरा मेच्योर सेल टाइप डेवलप हो जाता है जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं। अगर जो हम इसके कॉज की बात करेंगे तो क्रोनिक इरिटेशन होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, स्मोकिंग या पेरिस्टाइटिस, केमिकल इरिटेशंस, विटामिन ए डिफिशियंसी इन सेम स्टैटिक्स, क्रोनिक हार्मोनल्स और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, स्मोकिंग रिलेटेड रिस्पायरेटरी मेटाप्लेसिया, ये नॉर्मल रिस्पायरेटरी ट्रैक में मेनली एरिया में, जैसे कि सिलिलरी कोलुमलर एपिथेलियम, तो क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग इरिटेशंस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो क्या होगा, सिलिटेटेड कोलुमन्स एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड द स्क्वेलम मेटाप्लेजिया। ठीक है, वाई डज इज हैपन, तो स्क्वेमस एपिथेलियम क्रोनिक इरिटेशंस को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं, बट डिसएडवांटेजेस या ये है कि नॉर्मल म्यूकोसिलरी क्लिनिक्स रिड्यूस हो सकता है बिकॉज सिलिका कंटेनिंग सेल और रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसिया की। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, डिस्प्लेसिया मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ एंड maturations of cell associated with the abnormalities in cell size, cell shape, cell organisms and nuclear characteristics। डिस्प्लेसिया में सेल की ग्रोथ, मैच्योर और एनलार्जमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। ये सिंपल एडॉप्टेशन से डिफरेंट है बिकॉज डिस्प्लेसिया रिप्रेजेंट डिसऑर्डर कॉल्ड इन द ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है,
इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें डिस्प्लेसिया की, तो सेल के साइज एबनॉर्मल हो सकते हैं, सेल साइज एबनॉर्मल हो सकता है, और हमारे न्यूक्लियाई इनलार्ज या इनरेगुलर हो सकते हैं। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो सकता है, और सेल की एनलार्जमेंट डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, और सेल म्यूटेशंस एबनॉर्मल हो सकती है, और मीटोटिक्स एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, और एबनॉर्मल मीटोस्टिक्स फिगर्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसिया की बात करें तो सर्वाइकल्स डिस्प्लेसिया, सर्वाइकल्स एपिथेलिया में एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ एंड मैच्योरेशंस को सर्वाइवल्स डिस्प्लेसिया कहा जाता है। ये कॉमनली परसिस्टेंस हाई रिस्क HPV इन्फेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो सकती हैं। डिस्प्लेसिया को क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि सेम डिस्प्लेसिया लिसनिंग स्पेशली हाई ग्रेड या लेसन कैन बी persistence and many progress toward malignancies of different matures। ठीक है, डिस्प्लेसिया एंड कैंसर की बात करें तो डिस्प्लेसिया को डायरेक्टली कैंसर नहीं कहा जाना चाहिए। द रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टैंड एज नॉर्मल एपिथेलियम या पैरास्टाइटिस इनरेगुलर्स इनिट्रेशंस होगा, और जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे। डिस्प्लेसिया हमारा सीवियर डिस्प्लेसिया या हाई ग्रेड इंटर एपिथेलियम लेशंस, ठीक है, ये पॉसिबल्स प्रोग्रेसेस को या कार्सिनोमा, ये हाउ एवर्स एवरी डिस्प्लेसिया डज नॉट इज unnecessary because cancer. Some dysplasia change come in the regulars, especially when the underlying cause is removed to diet. Okay? अगर जो इसके फीचर्स ऑफ डिस्प्लेसिया की हम बात करें तो वेरिएशंस इन आर सेल साइज, मतलब कि डिफरेंट सेल्स में हैव डिफरेंट साइजेस, इनको एनिसोसाइटिस कहा जा सकता है। इन एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में वेरिएशन इज सेल शेप, तो सेल की शेप में एबनॉर्मल वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर एबनॉर्मलिटीज, न्यूक्लियाई इन लार्ज या हाइपर क्रोमैटिक्स इनरेगुलर या एबनॉर्मल अपीयरेंस के हो सकते हैं। इंक्रीज मिटोसिस, मतलब सेल डिवीज़न की एक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, नॉर्मल टिश्यू में सेल रिलेटिवली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और डिस्प्लेसिया में यूनिफॉर्मिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ पोलरिटी, नॉर्मली एपिथेलियम सेल जनरली प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती है। डिस्प्लेसिया में सेलुलर पोलरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, अगर जो हम बात करें इसी में डिफरेंट बिटवीन द मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया के, तो ये हमारे फीचर्स और मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया, जैसे कि मीनिंग, क्या मीनिंग होगा मेटाप्लेसिया का और डिस्प्लेसिया का, तो वन मेच्योर सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर्स, और डिस्प्लेसिया में क्या होता है, एबनॉर्मल डिसऑर्डर सेल ग्रोथ इन द मैच्योरेशंस। मेन चेंजेस क्या होंगे, सेल टाइप चेंज हो जाएंगे मेटाप्लेसिया में, और इसमें डिस्प्लेसिया में सेल साइज, शेप और मैच्योरेशन एंड अरेंजमेंट बिकम्स एबनॉर्मल्स। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा, मेटाप्लेसिया यूजुअली एडॉप्टेटिव एंड रिवर्सिबल रहेगा। डिस्प्लेसिया क्या हो गया, एबनॉर्मल पॉलिफरेटिव चेंजेस रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जनरली मेंटेन्ड, ये रहेगा मेटाप्लेसिया। डिस्प्लेसिया डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। कैंसर रिलेशनशिप कैन क्रिएट अ सिटिंग फॉर द फर्दर एबनॉर्मल चेंजेस और सम फ्रॉम द प्रेसेंसेस।
ठीक है। इसमें स्मोकिंग या रिलेटेड स्मोकस मेटाप्लेजिया, ये सर्वाइकल डिस्प्लेसिया होता है। ठीक है, अब हम देख लेंगे डिफरेंट बिटवीन द हमारा, जैसे कि एट्रोपी है तो मेन चेंजेस क्या होंगे एट्रोपी में, ये सेल के साइज को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये सेल हम मतलब कि सेल को छोटा होना। ठीक है, जैसे कि हमारा मसल्स एट्रोपी बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी है, ये सेल के साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, सेल बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है, और हाइपरप्लेजिया की बात करें तो सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, सेल की जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, सेल के नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, मेटाप्लेजिया की बात करेंगे तो सेल टाइप्स चेंज हो जाते हैं, सेल के जो टाइप्स होते हैं, एक मेच्योर सेल टाइप्स की जगह अनदर मेच्योर सेल आ जाता है। ओके, डिस्प्लेसिया में नॉर्मल ग्रोथ या मेचुरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल एबनॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नॉर्मल ब्रोंकायल एपिथेलियल सेल्स जैसे एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेसिया। ठीक है क्लास, फिर सेलुलर चेंजेस भी हमने देखे। ठीक है, इस एट्रोपी में लिखा भी है रिड्यूस ऑफ द नंबर्स एंड साइज ऑफ पेरेंकाइमल सेल्स ऑफ एंड द ऑर्गन्स और पार्ट विच ऑन वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एट्रोपी। ठीक है, क्या होता है एट्रोपी में, मीन्स जो हमारे एट्रोपी होती है सेल्स छोटी हो जाती है, नॉर्मल साइज में से भी छोटी। ठीक है, देखो जैसे कि ऐसे हमारा वो नोट्स में हमने डायग्राम बना के रखा है, ये हमारी नॉर्मल सेल है, तो सेलुलर एट्रोपिस हुआ है तो ये सेल हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है। ठीक है क्लास हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमने सिर्फ 5 ये चीज़ों को डिस्कस किया है क्लास, अभी हम क्लास में और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी डिटेल्स से। थैंक यू सो मच क्लास हम क्लास को एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH, जो कि CCH ये 1 साल का कोर्स है, इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। आपको क्या करना है, मेरे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।